हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैलेंस शीट है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने बैलेंस शीट्स के जो मेन मेन कीवर्ड्स थे उनको पॉइंट आउट किया था और उसमें जो पहला कीवर्ड था हमारा एसेट्स, उसको हमने कंप्लीट भी किया था। आज के इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग कीवर्ड्स थे बैलेंस शीट्स के, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें वो है अकर्ड लायबिलिटीज। बेसिकली कल हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था। तो एसेट्स में, एसेट्स का मतलब होता है कि संपत्ति, पूंजी, ठीक है, जो जो हमारे पास फिजिकली या फिर नॉन फिजिकल वे में वो एग्जिस्ट करती हो। तो अगर अगर हम किसी भी पूंजी को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पूंजी को बनाने के लिए हमने किसी से कुछ बोरो किया होगा, या फिर किसी से कुछ पैसे उधार लिए होंगे, या फिर कोई रिसोर्सेज किसी से उधार लिया होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरे से ले करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो जो हम दूसरों से लेते हैं, ठीक है, वो हमें एक समय के बाद उसको रिटर्न भी करना होता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ बोलते हैं लायबिलिटीज। मतलब हमारी देयता क्या है। हमने हमने अपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने एंटरप्राइज में जो भी एसेट्स बनाए हैं, उन एसेट्स को बनाने के लिए हमने कभी ना कभी किसी न किसी से कुछ न कुछ फाइनेंशियल हेल्प, या फिर या फिर किसी रिसोर्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प, कुछ ना कुछ हेल्प किसी से ली होगी। तो उसके बदले में जो भी हमारी लायबिलिटीज बनती है, जो भी हमें उस हेल्प के बदले में उन्हें देना होता है, वो हमें उन्हें लौटाना होता है। उसी को हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो हमारी लायबिलिटीज क्या है, वो हमें अपने बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है कि हमें कितना किसको देना है। तो ये आज का जो पॉइंट है इसमें यह है अकर्ड लायबिलिटीज। तो अकर्ड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट्स expenses or obligations incurred in the previous accounting period, but the payment for the same will be made in the next period. जैसे मान लीजिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई सामान खरीदा था किसी से, ठीक है, या मशीनरी के लिए किसी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो पैसे आपने पे नहीं किए, ठीक है, तो वो जो आप पेमेंट करेंगे वो पेंडिंग था, जिसकी वजह से आपने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको पेमेंट किया। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में उस प्रीवियस ईयर की ये सारी डिटेल जो है हमें दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल हम किस किस सेक्शन में दिखाएंगे, ये सारी डिटेल हम अकर्ड लायबिलिटीज में दिखाएंगे। ठीक है, कि हमारी क्या देयता बची हुई है, मतलब कितना हमें किसको कितना देना है जो पिछला बकाया है। इसी इसी को बैलेंस शीट में मेंशन करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं अकर्ड लायबिलिटीज। In many cases where payments are made periodically, such as wages, rent, and similar items, the last month's payment may appear as incurred liabilities, especially if the practice is to pay the same on the first working day of a month. This obligation shows on the balance sheet indicates that the firm owned the shared amount on the balance sheet date. ये सपोज करिए हम किसी से मशीनरी वगैरह परचेज करने के लिए कुछ उधार लेते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम लोगों से बोरो करते हैं। लेकिन अगर हम वेजेस की बात करें, यानी जो हम मजदूरी लोगों को देते हैं, ठीक है, जो अपने मैन पावर को सैलरी देते हैं, वो सैलरी भी कहीं ना कहीं कह रहे द लास्ट मंथ्स पेमेंट में अपीयर एज अकर्ड लायबिलिटीज। जो पिछले मंथ की सैलरी हम दे रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कि जैसे सपोज करिए कि हमने एक 30 अप्रैल तक की जो है सैलरी जो है हमने 7 मई में रिलीज की, तो कहीं ना कहीं जो पिछला बकाया है उसको हम आगे के डेट्स में, आगे के मंथ्स में उनको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये दिखाता है हमारी अकर्ड लायबिलिटीज हमारी क्या देता है। ठीक है, चाहे वो लायबिलिटीज रिसोर्सेज के रिगार्डिंग हो, ठीक ठीक है, चाहे वो लायबिलिटीज वेजेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लायबिलिटीज किसी और चीज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लायबिलिटीज रेंट के रिगार्डिंग। दूसरी जो लायबिलिटीज है हमारी,
जो हमारी दूसरी देयता है, जो हमें देना है लोगों को, वो क्या है? कंटेंजेंट लायबिलिटी। मतलब एक एक ऐसी लायबिलिटी, ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करिए आप एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और आपने 10 ट्रक खरीद लिए, ठीक है। तो ये आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट के काम में इतना रिस्क होता है कि आज आपने नया ट्रक खरीदा, हो सकता है वो 20 किलोमीटर आगे गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और ट्रक जो है आपको पूरी तहस नहस हो गई। तो आपने जो 25-30 लाख रुपए लगाया जो उस ट्रक में, वो तो सारा बेकार चला गया, डूब गया। तो अगर आप अपने पास कुछ कंटिजेंट फंड नहीं रखते हैं, कुछ ऐसा पैसा नहीं रखते हैं जो आपको इस तरह की विपत्तियों में, ये जो इस तरह की कंटिजेंट लायबिलिटी, जो इस तरह जो कंटिजेंट होती हैं, ये हमेशा अकर नहीं होती, ये हमारे रेगुलर रूटीन में नहीं होती, लेकिन बट ये कभी कभी अकर्ड हो सकती हैं। तो उस फ्यूचर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम एक फंड जो है रिजर्व करके रखते हैं। तो उस फंड को हम बोलते हैं कंटिजेंट फंड। और बेसिकली जिस पर्पस से उसको देना है, उस लायबिलिटी को हम बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। तो सपोज करिए मेरे पास 25 लाख रुपए थे और मैंने 25 लाख का ट्रक खरीद लिया। अब ट्रक के मेंटेनेंस के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचे, और उसी दिन मैंने ट्रक खरीदा, उसी दिन ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब जब तक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा मुझे, तब तक तो मेरा बहुत लॉस हो चुका होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, रिपेयर होगा, तब तक तो 6 महीने निकल जाएंगे। 6 महीने में मेरा बैंक का लोन कैसे भरा जाएगा फिर? तो कहीं ना कहीं हम, अब अगर मेरे पास 25 लाख रुपए हैं तो मैं 23 लाख रुपए की गाड़ी खरीदूंगा, ट्रक खरीदूंगा, 2 लाख रुपए सेव करके रखूंगा, इसलिए कि इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर सकूं, मैं उसका सोल्यूशन दे सकूं। इसके लिए मैं कुछ फंड अपने पास रखता हूं। तो उसी फंड को मेंशन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बैलेंस शीट में, जिसको हम बोलते हैं कंटेंजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ देखिए कह रहा है अ कंटेंजेंट लायबिलिटी इज डिफाइंड एज अ लायबिलिटी विच में अराइज, ये हमेशा नहीं अराइज होता है, ये कह रहा है विच में अराइज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, ये जो लायबिलिटी है, ये देता हमें हमेशा, ये जो फंड है हमें हमेशा नहीं देना होता है, ये हमारे रेगुलर रूटीन में नहीं होता है, लेकिन which may arise, लेकिन ये rise हो सकता है depending on the outcome of a specific event. It is possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfold. ठीक है, a contingent liability is recorded when it can be estimated, else it should be disclosed. From a company point of view, your company might be in the middle of a lawsuit and your lawyer thinks that the other party has a strong case which could potentially lead to damage worth for rupees 10 crore. ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि ऐसे फ्यूचर इवेंट जो अकर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें हम, जो एक्टिविटीज हमारे रेगुलर रूटीन में रहती है, उसके लिए तो हमें फंड अलॉट करना होता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो लेकिन अब जैसे मान लिया हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, वो तो फिक्स है, वो तो हमारी रेगुलर रूटीन है, तो खरीदना ही खरीदना है। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि फंड देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे उस रेगुलर रूटीन में हो सकता है कभी कोई ऐसी इंसिडेंस, कभी कोई ऐसी घटना घट जाए, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट आ जाए जिसके लिए हमें कुछ फंड, कुछ पैसा खर्च करना पड़े। ठीक है, जिसमें हमारी कुछ लायबिलिटीज रहे, जिसमें हमारे कुछ देयता रहे, लेकिन वो इवेंट, वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन हमेशा कर नहीं होते, वो रेगुलर रूटीन में नहीं रहते। तो ऐसे ऐसी सिचुएशंस के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो नॉन 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 रूटीन होते हैं, उनके लिए जो हम फंड अलॉट करके रखते हैं उनको बोलते हैं कंटिजेंट फंड, और उस लायबिलिटी को हम बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो उस फंड को बैलेंस शीट में मेंशन करने के लिए हम कंटिजेंट लायबिलिटी टर्म यूज करते हैं और उसके अंदर उस फंड को हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि देखिए, रिसीव का मतलब क्या? आना। ठीक है, वो कौन कौन से अकाउंट से जहां से आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर अमाउंट ओन्ड टू द कंपनी बाय डिबेटर्स। दिस इज द रीजन व्हाई वी आल्सो यूज द टर्म sundry debtors to denote the amount owned to the firm. This represents amount usually arise out of normal commercial transactions. In other words, amount receivables are sundry debtors represented unpaid customers account.
जैसे देखिए एक तो अभी हमने देखा लायबिलिटीज, मतलब देता, हम कितना दे रहे हैं लोगों को, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। और दूसरा है रिसीवेबल्स, यानी पैसा आ रहा है। तो देखिए पैसा आना है, पैसा दूसरों से लेने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम बिल्कुल एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करते हुए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर जो है फंड जो है अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या फिर किसी भी प्रोसेस के लिए हम उसको सेंक्शन कराते हैं, लेते हैं। लेकिन एक ऐसा फंड जो हम नॉन रूटीन नॉन रूटीन के तहत उसको किसी भी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा लेने का प्रोसेस है वो हमारा एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये जैसे सपोज करिए आपको आज आज रॉ मटेरियल परचेज करना है, और उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए है, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो आपने क्या किया, अपने दोस्त को फोन किया, बोला भाई 50,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को कल दे दूंगा। तो ये जो अमाउंट आया, ये अकाउंट रिसीवेबल्स में आएगा। ये जो है, ये अमाउंट जो आया 50,000, ये अकाउंट रिसीवेबल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर आल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स सिंस दे अराइज, दिस इज द मेन पॉइंट, they arise out of normal trading transactions। ये नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से बाहर है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स arise directly from credit sales and as such provide important information for management and outsiders। In most situations these accounts are unsecured and have only the personal security of the customers। अब यहाँ देखिए, अगर ये हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं, जैसे जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, इस अकाउंट रिसीवेबल्स में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो सपोज करिए हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे ट्रेडिंग का पूरा प्रोसेस, उस प्रोसेस के तहत जो भी हम पैसा ले रहे हैं उसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स है arise directly from credit sales and such provides important information for management and outsiders। यानी अपने अपने उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या फिर अपने उस ट्रेड को चलाने के लिए जो भी हम फंड ले रहे हैं, वो एक प्रॉपर क्रेडिट सेल्स का जो प्रोसेस है उसके तहत ले रहे हैं, और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी हमारे पास, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट और आउटसाइडर्स को हेल्प प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो हम सैंडरी डिवेटर्स के थ्रू या फिर फंड ले रहे हैं, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल्स बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? इन मोस्ट सिचुएशन these accounts are unsecured and have only personal security of the customer, ठीक है। तो ये इस तरह की जो रिसीवेबल्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्लूड एन इलेक्ट्रिक कंपनी दैट बिल्स its client after the client received the electricity। The electric company record an account receivables for unupdated invoice as it wants for customer to pay their bills। तो एक तरह का ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स का। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये कहीं ना कहीं अभी तक जो हमने एसेट्स पढ़ लिया उस पर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज अभी हमने जो रिसीवेबल्स पढ़ा उस पर भी डिपेंडेंट है, और जो हमारी क्या लायबिलिटीज हैं, क्या देता है हमारी, उस पर भी डिपेंडेंट है। मतलब हमारी क्या पूंजी है, उस पूंजी को बनाने के लिए हमने कितना लिया, कितना दिया, ये सारी की सारी जब रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं तभी हम जाके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। So the determination of gross profit or gross loss is done by preparation of trading account। trading account means, trade means business। आपको अपना बिजनेस करने के लिए जो आपने अकाउंट मैनेज किया है, ठीक है, अकाउंट मैनेज करने का मतलब कितना पैसा लगाया, कितना गया, किसको कितना दिया, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है।
but it does not reveal the net profit or net loss of a concern during the particular period. This is the second part of the income statement and is called as profit and loss account. The purpose of preparing the profit and loss account to calculate the net profit or net loss of a concern. Net profit refers to the surplus which remains after deducting related trading expenses from the gross profit. ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट और लॉस को दो तरह से लिखा गया है यहाँ पे। हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी कह सकते हैं, जिसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है वो है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बेसिकली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को रिप्रेजेंट कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट रिफर्स टू द सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग related trading expenses from the gross profit। तो कहीं ना कहीं इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को रिप्रेजेंट करना थोड़ा क्रिटिकल होता है इन कंपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। So the trading expenses refers to the inclusive of offices and administrative expenses, selling and distribution expenses. In other words, all operating expenses such as office and administrative expenses, selling and distribution expenses, and non-operating expenses shown on the debit side। ठीक है, यानी आप ऐसे सपोज करिए आपने किसी चीज को सेल किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंसेस आया आपका, ठीक है, उस चीज को सेलिंग करने का जो एक्सपेंस आया, ये सारे क्या हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और इनको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। मतलब हमारे साइड से चला गया पैसा, इसमें उसकी सेलिंग करने में चला गया पैसा, उस प्रोडक्ट को उसके डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा हो गया, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में खर्चा हो गया, एंड ऑल operating and non-operating gains and incomes are shown in the credit side। ठीक है, और जितना हमने हमने जितना गेन किया उस ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट साइड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन हो चुका है, अब उस प्रोडक्ट को अब मार्केट में आपको सेल करना है, तो मार्केट में सेल करने के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए होगी, उसके साथ 2 आदमी चाहिए होंगे, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में दुकान दुकान ले जा करके दुकानदारों को देंगे। तो ये जो आपने प्रोडक्ट उन दुकानदारों तक पहुंचाया, उसमें कुछ एक्सपेंसेज आया होगा ना, तो वो जो एक्सपेंसेज है उसको हम शो करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट अकाउंट में। और उन प्रोडक्ट से जो पैसा वापस हमारे पास आया, तो उसको हम शो करेंगे क्रेडिट अकाउंट में। मतलब अगर आपने दुकानदार को, आपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया था, उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो आई थी वो 30 रुपए थी, ठीक है, और आपने मार्केट में दुकानदार को 50 रुपए में बेचा, लेकिन कंपनी से दुकानदार तक पहुंचाने में आपको 5 रुपए का खर्चा करना पड़ा, तो कंपनी से निकला था वो 30 रुपए में, ठीक है, और आपने दुकान पर पहुंचाया 50 रुपए में, लेकिन दुकान तक 50 रुपए में पहुंचाने में 5 रुपए का खर्चा भी आया, तो वापस जो लौट के आया वो कितना आया आपके पास, 15 रुपए। और उस जो सॉरी जो आपके पास आया वो 20 रुपए आया, लेकिन उस 20 रुपए में से 5 रुपए खर्च हो गया, तो वो कहाँ मेंशन करेंगे, हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। और कितना आपको प्रॉफिट मिला उसमें, वो मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस को मेंशन करने के लिए हमें एक डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट प्रॉपर्ली बनाना होता है, और इसी डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट को यूज करके हम अपने प्रॉफिट और लॉस को शो कर सकते हैं। ठीक है, सो शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इन्हीं यानी डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब पूरा पैसा कितना आया आपके पास और उसमें से कितना खर्च हो गया, इसी को आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, accordingly when total of all operating and non operating expenses is more than gross profit and other non operating incomes, तो कह रहा है accordingly when total of all operating and non operating expenses is more than the gross profit and other non-operating incomes, the difference is the net profit, and in the reverse case it is known as
नेट लॉस। तो इस तरह से हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को शो करते हैं। और दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट। यानी हमारे बैलेंस शीट में जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, उसमें एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लॉस को हम कैपिटल अकाउंट में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा इसमें वो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अभी जो हमने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पढ़ा, जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट और लॉस से। तो इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिस भी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमारे हमारे क्या लाइबिलिटीज थी और हमारे क्या रिसीवेबल्स थे, उनको ही यूज करके इस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपने खर्चे भी खर्चों को भी का भी रिकॉर्ड बनाना है, और साथ ही साथ जो हमारे पास रिटर्न आया उनका भी रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंशन करना है। उन्हीं चीजों को यूज करके फिर हम प्रॉफिट और लॉस को शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कंपोनेंट्स अपियरिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो डेबिट साइड में प्रॉफिट और लॉस को दिखाना होता है, उसके लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट साइड हो गया, ठीक है। ठीक। तो अगर 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 प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अगर अकाउंट बनाते हैं तो हमें दो चीजों पर फोकस करना होता है। पहला डेबिट साइड है, ठीक है, और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब कितना हमसे चला गया, कितना पैसा हमारे पास से चला गया। क्रेडिट साइड मतलब कितना पैसा हमारे पास आया। तो डेबिट साइड मतलब कितना पैसा हमारे पास से चला गया, उसको उसको शो करने के लिए कह रहा द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बी क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट वन इज operating expenses and second one is non operating expenses। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कह रहा है इट रिफर्स दोज एक्सपेंसेस एज it refers those expenses as the day-to-day expenses of operating a business, including offices and administrative expenses, selling and distribution expenses। तो बेसिकली हमारे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी मशीनरीज चाहिए, जो भी मैन पावर चाहिए, उन सब का जो एक्सपेंस होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में these expenses incurred other than operating expenses, non-operating expenses which are related to financial nature. For example, interest payments on loans and overdraft loss on sales of fixed assets। जैसे कि अभी ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब ये है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा खर्च कर दिया, वो एक एक्सपेंस है, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। आपने मजदूरों की सैलरी देने के लिए पैसा खर्च कर दिया, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। लेकिन सपोज करिए आपने अपने उस बिजनेस के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ का लोन ले रखा था, और उस लोन का आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना है। तो सपोज करिए उस लोन का इंटरेस्ट 10 लाख रुपए एक महीने का आ रहा है, तो वो 10 लाख रुपए आपके पास से जा रहा है ना, खर्च हो रहा है ना, तो वो जो खर्चा कहलाएगा वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहलाएगा। मतलब वो ऑपरेशनल नहीं है, उस एक्सपेंसेस से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो आपके पास से जा रहा है, इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। अब ऐसे ही ये तो हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब कितना हमारे पास आया, ठीक है, यानी हम इनकम की अब बात करेंगे। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स आर शो ऑन द क्रेडिट साइड। द ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना उसको हम यहाँ शो करते हैं। ऑपरेटिंग अकाउंट, इट रिफर्स टू इनकम earned from the operation on the business, including gross profit and non-operational incomes। Non-operational incomes refers to other than operating incomes, for example interest on investment of outside business। अच्छा देखिए, जैसे अभी आपने ऊपर अभी मैंने ऊपर बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब
आपने कुछ खर्चा किया जिससे वजह से आपको पैसा मिला, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब आपने खर्च तो किया लेकिन आपको उससे कुछ मिला नहीं, जैसे लोन को आपने लोन का रिपेमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड अकाउंट्स की अगर बात करें, इसमें जो ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहा है, तो जो ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन से जो आप अर्न कर रहे हैं वो आपका ऑपरेटिंग इनकम हो गया। लेकिन आपने अपने उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट्स था, कुछ जो पैसा था, वो पैसा अगर आपने किसी को उधार पे दे दिया कि लो भाई तुम 20 करोड़ रुपए लो, किस्त पे मुझे इंटरेस्ट देते रहना, तो वो जो इनकम आया आपका, वो इनकम क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। मतलब आपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला करके वो इनकम नहीं अर्न किया, ठीक है। कह रहा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम रिफर्स टू अदर देन ऑपरेटिंग इनकम, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ आउटसाइड बिजनेस। जैसे मान लीजिए उस कंपनी के मालिक ने शेयर में 10 करोड़ रुपए लगा दिया, तो उससे भी प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दिखाएंगे, ताकि बिल्कुल क्लासिफाई हो सके ये जो इनकम है हमारे इस इंडस्ट्री, हमारे इस इंटरप्राइज से अर्न इनकम नहीं है, ये किसी आउटसोर्स के थ्रू है, ठीक है। तो ये था हमारा डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे दो टेबल दिखाए गए हैं, ठीक है। पहला जो टेबल है वो है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, ठीक है। यानी साल के पूरे साल में हमने जो ट्रेडिंग में जो भी पैसा लगाया, जो भी पाया, वो सारी की सारी चीजों को हम यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। वहीं हमारे पास एक और टेबल है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को मेंशन कर रहे हैं। तो इस प्रॉफिट और लॉस वाले इस वाले शीट को बनाने के लिए, इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट नेट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट वाला ये डेटा चाहिए होगा, जिसमें ये सारी की सारी चीजें लिखी होंगी कि हमने कितना खर्च किया और कितना पाया। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सारे एक्सपेंसेस और जितना भी हमने अर्न किया और जितना भी खर्च किया, सारी चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। और इसी डिटेल्स को फिर फर्दर यहाँ यूज करके जो प्रॉफिट और लॉस है उसको यहाँ पे जो है शो किया गया है। तो यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो पूरा अपडेट रखना होगा। उसी को यूज करके हम एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एसेट्स को कंप्लीट किया था, और आज आज के लेक्चर में हमने रिसीवेबल्स और लाइबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी की। थैंक यू।